हेलो स्टूडेंट, दिस इज नीलेश कुमार और आज हम जो एसआई जो हमारा आगे भर्ती परीक्षा है ना, उसकी तैयारी आज से अपन चालू करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो विषय हमारा होगा वो होगा विश्व भूगोल। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम भूगोल के परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो जो जियोग्राफी वर्ड है ना, जियोग्राफी जो वर्ड है, ये इसका अर्थ क्या होता है? तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। तो वह विषय जो पृथ्वी के बारे में वर्णन करे क्या कहलाएगा? जियोग्राफी। तो जियोग्राफी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो जियो और ग्राफोस दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। तो हम देखते हैं कि क्या जियोग्राफी जो ये वर्ड है ये किसने दिया। तो जियोग्राफी जो वर्ड है ये दिया आपके इरिटोस्थनीज ने। किसने दिया? इरिटोस्थनीज ने यह वर्ड दिया। इरिटोस्थनीज ने यह वर्ड दिया था। ठीक, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम व्यवस्थित भूगोल का पिता कहते हैं। ठीक, व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इरिटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक, एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जियो और ग्राफोस ये दो दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। तो वह विषय जो पृथ्वी के बारे में वर्णन करे क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जियोग्राफी कहलाएगा। और ये जियोग्राफी जो वर्ड है ये दिया किसने? इरिटोस्थनीज ने। ठीक, अब इरिटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का पिता। व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। तो फिर भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो फिर भूगोल का पिता कहा जाता है किसे? हिकेटियस को। ठीक, तो भूगोल का पिता कहा जाता है हिकेटियस को, व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है इरिटोस्थनीज को। अब हिकेटियस को क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था, अर्थात बताया था कि जो महाद्वीप हैं, जो बड़े बड़े भूखंड हैं, वो किनसे घिरे हुए हैं? महासागरों से घिरे हुए हैं, जल से घिरे हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भूगोल के पिता देखने के बाद हम देखेंगे एच से ही हिकेटियस निकला, एच से ही हिस्टोरिक निकलेगा। तो जो ऐतिहासिक भूगोल है, हिस्टोरिक भूगोल है, उसके पिता कौन हुए? तो ऐतिहासिक भूगोल के पिता कहलाएंगे हेरोडोट्स। कौन कहलाएंगे? हेरोडोट्स। ठीक, तो हेरोडोट्स कौन है? ऐतिहासिक भूगोल के पिता हुए। अब ऐतिहासिक भूगोल के पिता हेरोडोट्स हुए, तो वर्तमान यानी वर्तमान में अब कौन रहता है? हम, है ना। तो वर्तमान या आधुनिक भूगोल के पिता किसको कहा जाता है? ए बी हमबोल्ट को कहा जाता है। ठीक, तो ए बी हमबोल्ट को क्या कहा जाता है? आपका आधुनिक भूगोल के पिता कहा जाता है। ये हो गया यहाँ तक। कुछ और भी हमको फैक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे भौतिक भूगोल का पिता पोलिडोनियम को कहा जाता है, सांस्कृतिक भूगोल का पिता कार्ल और शाउर को कहा जाता है, गणितीय भूगोल का पिता थेल्स और अनेक्सिमेंडर को कहा जाता है, जबकि मानव भूगोल का पिता कहा जाता है आपका विडाल डी लाब्लास को कहा जाता है। ठीक, तो ये तो होगा जियोग्राफी का परिचय। ठीक, अब हम आगे कुछ और फैक्ट देखेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछता है। जैसे आपको पूछता है कि क्या कि मानचित्र कला विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र जो कला विज्ञान है उसको कहा जाता है कार्टोग्राफी, है ना। यानी जो मानचित्र बनाने की कला है उसको क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। और इसके जनक कौन थे? क्लाडियस टालमी। ठीक, तो क्लाडियस टालमी कार्टोग्राफी के जनक हैं। अब चूंकि बात आई है मानचित्र पर, तो हमें पता होना चाहिए कि विश्व मानचित्र किसने बनाया था। तो विश्व का जो मानचित्र बनाया था वो बनाया था अनेक्सिमेंडर ने। किसने बनाया था? अनेक्सिमेंडर ने बनाया था। जबकि विश्व का एटलस जो तैयार किया था वो किया था मार्टिन बैहम ने। अगर आपको पूछता है कि विश्व का एटलस किसे तैयार किया, तो मार्टिन बैहम ने तैयार किया। और विश्व को पहली बार माप कर मानचित्र बनाया किसे बनाया? तो अनेक्सिमेंडर ने बनाया। भारतीय मानचित्र के बारे में अगर बात करें तो भारतीय मानचित्र का
पिता कहा जाता है जेम्स रेनल को, जेम्स रेनल को कहा जाता है। ठीक, रेल और नल से कनेक्ट कर लेना, भारत में रेल नल सर्वाधिक मात्रा में आपको मिलती हैं। तो जेम्स रेनल जो है वो कौन है, भारतीय मानचित्र के पिता। ठीक, ये हो गया आपका जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। कुछ बुक्स भी आपको देखने को मिलती हैं, तो जियोग्राफी जो विषय है उसको आगे बढ़ाने का शायद यूनानियों को जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे ब्रह्मांड व सौरमंडल, यानी खगोलीय भूगोल जो है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मांड या यूनिवर्स, या इसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोस भी कहते हैं। कॉस्मोस का अर्थ होता है सुव्यवस्था। तो पृथ्वी के चतुर्दिशिक जो अनंत सुविस्तार, सुव्यवस्थित सुविस्तार पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम ब्रह्मांड कहते हैं। अर्थात एक छोटी से छोटे कण से लेकर एक बड़े से बड़े पिंड तक किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रह्मांड में कौन स्थित है, आकाशगंगा स्थित है। और आकाशगंगा में कौन स्थित है, तारे, और कौन स्थित है, ग्रह स्थित है। ठीक, जो सौरमंडल या सोलर सिस्टम के माध्यम से एग्जिस्ट करते हैं। अब ग्रह क्या करते हैं, ग्रह वह होते हैं जो सूर्य की एक, जो अपने सूर्य की क्या एक नियत कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, यानी क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। ठीक, यानी ये अगर सूर्य है तो इसके चारों ओर क्या ग्रह चक्कर लगाएंगे। ठीक, अब ग्रह की परिभाषा जैसे बहुत सारी है। जैसे ग्रह एक होने के लिए पैमाना यह है कि ग्रहों को एक निश्चित परिपथ में चक्कर लगाना होता है। दूसरा कि ग्रह चक्कर लगाते समय, है ना, उनका जो परिपथ है वो साफ सुथरा होना चाहिए। वहां पर क्या नहीं होने चाहिए, खगोलीय और दूसरे खगोलीय पिंड या बहुत सारे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सब नहीं होने चाहिए, उनकी भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरी ये है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना हो कि वह उसके शेप को बनाए रख सके, है ना। अगर वो ग्रह अपनी शेप को नहीं बना पाता तो ग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके अलावा दूसरी कक्षा को, दूसरे ग्रह की कक्षा को काटता भी ना हो। 2006 में जब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया था तो इसके पीछे ये बड़ा रीजन था कि वह वरुण की कक्षा, यानी आपकी वरुण की जो कक्षा है उसको काटता था। ठीक, फिर आते हैं उपग्रह। उपग्रह को हम सब प्लैनेट, मून या सैटेलाइट भी कह सकते हैं। ठीक, अब ये क्या होते हैं उपग्रह, उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उस तरह उपग्रह क्या करते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। फिर आते हैं हम धूमकेतु। धूमकेतु को कॉमेट्स कहा जाता है। ये धूल, गैस व बर्फ से निर्मित क्या होते हैं, पिंड होते हैं जो सूर्य की नियमित परिक्रमा करते हैं। इसमें से आपको अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो धूमकेतु होती है उसकी पूंछ हमेशा किधर होती है। तो धूमकेतु की जो पूंछ होती है हमेशा क्या, सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। ठीक, फिर एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह पर आते हैं। तो क्षुद्र ग्रह वो होते हैं, अब देखिए ये दो जगह हमारे सौर मंडल में स्थित है। एक आपके मंगल और बृहस्पति के बीच है। दूसरे जो हमारी सौर मंडल की जो सीमा है जिसे हम क्यूपर बेल्ट कहते हैं, क्यूपर बेल्ट, वहां पर स्थित है क्षुद्र ग्रह, है ना। तो बहुतायत रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच है। इसके अलावा कहाँ स्थित है, हमारे आकाश मंडल की सौर मंडल की आखिरी सीमा पर स्थित है। फिर आते हैं मेटेओर्स या मेट्रॉइड्स पर, यानी उल्का पिंड या उसका उल्कास। तो देखिए जो मेटेओर होते हैं, उल्का होते हैं, वो जब पृथ्वी की क्या होती है, वातावरण जो होती है या जो इसका एटमॉस्फेयर है ना, उसके वायुमंडल है ना, तो उसके एटमॉस्फेयर पर जब ये प्रवेश करती है मेटेओर्स, तो ये पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण के कारण क्या उसमें होती है, उसमें आग लग जाती और वह विभिन्न टुकड़ों में बंटकर पृथ्वी पर गिरते हुए आपको दिखता है ना। तो इसको, इसी को क्या बोलते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, अब आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं।
पौराणिक, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक में भी कई सिद्धांत है, द्वैतवादी और अद्वैतवादी। ठीक, तो हम उन सब पर चीजों पर नहीं जाते क्योंकि हमारा जो पेपर है उसमें इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है ना, जिस जो लगभग सभी लोग इसे मानते हैं कि यह सिद्धांत क्या है, अत्यधिक पुष्ट है, अत्यधिक वैज्ञानिक है ना, तो वह सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत इसे हिंदी में कहते हैं। तो इसकी इस थ्योरी जो है, इसके प्रतिपादक है जॉर्ज लेमेंतेर। कई जगह लेमेत्रे भी मिल सकता है, एफ जॉर्ज लेमेत्रे या एफ जॉर्ज लेमेंतेर, ये दोनों नाम मिल सकते हैं आपको। अब ये थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी यह कहती है कि ब्रह्मांड एक क्या घनीभूत बिंदु पर अवस्थित था, एक सेंटर छोटी सी बिंदु पर स्थित था, और इस बिंदु पर अत्यधिक संकुचन संगनन दाब के कारण क्या हुआ, विस्फोट हुआ। ठीक, यानी ब्रह्मांड एक आग का गोला था, धीरे धीरे क्या उसमें जो संगनन की क्रिया है ना, होने लगी, ठंडा होने लगा, वो अत्यधिक ताप दाब के जो है वो सेंटर उस पर होने लगा, और एक समय बाद इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। ठीक, यही धूल और इनसे निकले हुए धूल व गैस के कणों और बादलों से क्या हुई, ग्रहों उपग्रहों तारों की उत्पत्ति हुई है। ठीक, ये कहना है इस थ्योरी का। इसके अलावा एक थ्योरी और भी है, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये पूछता है हर्मन बॉडी ऑफ फ्रेड होयल का है। ठीक, स्थायी अवस्था या साम्यावस्था के सिद्धांत इसे कहते हैं। इसके अलावा आपको एक और थ्योरी के बारे में पूछा जाता है, वो है आपकी क्या, रेड शिफ्ट थ्योरी। रेड शिफ्ट जो थ्योरी है ना, ये एडविन हब्बल के द्वारा दी गई थी। रेड शिफ्ट थ्योरी यह कहती है कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है ना। रेड शिफ्ट थ्योरी ये कहती है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसको देने वाले कौन थे, एडविन हबल। ठीक, जिनके नाम पर बाद में अमेरिका ने क्या किया, टेलीस्कोप अंतरिक्ष में छोड़ा था। ठीक, यहां समझ में आया। अब ये तो सिद्धांत हुए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक हम ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे, तब तक हम यह भी नहीं बता पाते थे कि ब्रह्मांड में सूर्य कहाँ स्थित है और पृथ्वी कहाँ स्थित है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जो पहले लोग थे उनको पता नहीं था, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, पश्चिमी देशों खासकर। हम तो जानते ही थे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कोपरनिकस ने बताया कि जो सूर्य है उसका चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी लगाती है। तो उस कोपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व अब्राहम मिहिर ने ही बता दिया था कि क्या पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो देखिए थ्योरी क्या कहती है, उसको मैं स्पष्ट करता हूं। तो सौर मंडल की जो प्रारंभिक विचारधारा थी, दो विचारधाराएं हैं। एक है जियो सेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जियो सेंट्रिक थ्योरी, और दूसरी थ्योरी को बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक, जियो सेंट्रिक थ्योरी का अर्थ होता है भूकेंद्रीय सिद्धांत। ठीक, क्या कहते हैं, भूकेंद्रीय सिद्धांत, और इसे कहते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये जो दिया था जियोसेंट्रिक थ्योरी, ये दिया आपके क्लॉडियस टाल्मीन। और इनका मानना यह था कि जो पृथ्वी है वो क्या है, ब्रह्मांड के या सौर मंडल के केंद्र में है, और सूर्य इसका क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक, सूर्य और क्या चंद्रमा इसका क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये किसका कहना था, क्लॉडियस टाल्मी का। ठीक, फिर आए हमारे निकोलस कोपरनिकस। ठीक, तो निकोलस कोपरनिकस जो है वो आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं। ठीक, सूर्य चक्कर नहीं लगाता पृथ्वी का, बल्कि हमारी जो पृथ्वी है ना, वो चक्कर लगाती किसका, सूर्य का। ठीक, तो जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में है, और पृथ्वी जो है उसका चक्कर लगाती है, और चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ये किसने बताया, निकोलस कोपरनिकस ने। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी, भूकेंद्रीय सिद्धांत क्लॉडियस टाल्मीन ने दिया, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, निकोलस कोपरनिकस ने दिया। ठीक, आपको यहां तक स्पष्ट हुआ। तो
तो निकोलस कोपरनिकस के 1000 वर्ष पूर्व, है ना, वराहमिहिर ने यह बता दिया था कि क्या ब्रह्मांड केंद्र में कौन है, सूर्य है। ठीक, दैट्स इट, है ना, इतना सा चीज है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, ब्रह्मांड की संरचना पर हम बात करेंगे। तो ब्रह्मांड की संरचना कैसे है हम देखते हैं। देखिए ब्रह्मांड की संरचना कैसे है, अब देखिए ये हम चालू करते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में कौन स्थित है, विभिन्न तरह के आकाश गंगा है ना। अब आकाश गंगा है, अब देखिए आकाश गंगा की जो उत्पत्ति है ना वो होती है निहारिका से। किससे होती है, निहारिका से। निहारिका इंग्लिश में से नेबुला कहते हैं। ठीक, आपको इससे क्वेश्चन ये पूछेगा कि नर्सरी ऑफ स्टार्स किसे कहा जाता है, किसे, नर्सरी ऑफ स्टार्स, है ना, यानी स्टार्स यानी तारों की जननी किसे कहा जाता है, तो निहारिका या नेबुला को कहा जाता है। निहारिका नेबुला वह अवस्था है या आकाश गंगा के निर्माण से पहले की यह अवस्था है। ठीक, जब आकाश गंगा अपने पूर्ण रूप में नहीं आती उससे पूर्व की अवस्था है निहारिका। इसमें क्या होता है, धूल व गैस के बादल होते हैं जो आपस में संघनन संकुचन सॉरी ना संघनन होता है। संघनन के बाद उनमें नाभिकीय संलयन की क्रिया के बाद क्या H जो है H में परिवर्तित होता है, हाइड्रोजन हीलियम परिवर्तित होता है और वहां ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है और क्या विभिन्न तरह के तारों का जन्म होता है। तो निहारिका आकाश गंगा के निर्माण से की पहली अवस्था है। तो कोई आकाश गंगा सबसे पहले पर क्या बनेगी, निहारिका बनेगी, उसके बाद क्या बनेगी, आकाश गंगा बनेगी। तो अब आकाश गंगा की बात कर रहे हैं तो आकाश गंगा, तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे, है ना, क्या कहते हैं, मिल्की वे। अब मंदाकिनी के बाद के लिए तो भाई आस पड़ोस के लोगों की भी बात करेंगे ना। तो मंदाकिनी के बाद जो सबसे करीब वाली आकाश गंगा है उसका नाम है क्या, देवयानी। इसे इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो मंदाकिनी या मिल्की वे के किनारे या उसके पास में या उसके बाद सबसे नजदीक की जो गैलेक्सी है ना। अब आकाश गंगा इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं ना जी। तो गैलेक्सी जो है वो है क्या, देवयानी। अभी इसको ऐसे याद रखना कि अगर कोई लड़की अगर शादी गई है तो अगर 2 शादियां हुई हैं एक साथ एक ही घर में, तो उसकी जो देवरानी होती है वो सबसे करीब होती है। तो मंदाकिनी की सहेली कौन हुई या सबसे करीब हुई कौन, देवरानी, इसके यानी देवयानी हुई। ठीक, तो ऐसे कुछ याद कर लेना आप, है ना। ठीक, तो मंदाकिनी, देवयानी ये हो गया। अब हम मंदाकिनी में कहाँ रहते हैं, तो इसकी एक भुजा है ओरियन सिग्नस भुजा। मंदाकिनी के, हमारी जो मंदाकिनी है ना उसमें 3 क्या है, ऐसे करके आपकी भुजाएं हैं, है ना, हमारी मंदाकिनी की। तो हम जो तीसरी भुजा है ना उसमें निवास करते हैं, उसकी जो तीसरी भुजा है उसमें हम निवास करते हैं जिसका नाम है ओरियन सिग्नस भुजा। क्या, ओरियन सिग्नस भुजा, इसमें हम निवास करते हैं। ठीक, जो हमारा सौर मंडल है वो कहाँ स्थित है, हमारी मंदाकिनी की ओरियन सिग्नस भुजा में स्थित है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया, आगे बढ़े। अब देखो सौर मंडल में कौन होंगे, तो सौर मंडल में होंगे तारे, तारों का चक्कर लगाते हुए ग्रह, ग्रहों का चक्कर लगाते हुए उपग्रह। ठीक, इसके अलावा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, धूमकेतु, है ना, उल्का पिंड। ठीक, ये सब होंगे। ठीक, अब देखिए तारों के जीवन चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तारों, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो बोलते हैं ऑलमोस्ट 14 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक, और हमारा जो सूर्य है वो 3.5 अरब वर्ष पुराना है ना। तो तारों का जीवन चक्र कैसे होता है, तो मैं इसको इतना ज्यादा क्रिटिकल ना करते बहुत ही आसान शब्दों में बताना चाहूंगा आपको कि जो तारा होते हैं उनकी सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है वो होती है इंटरस्टेलर नेबुला, है ना, अंतर तारक धूल। इसको हिंदी में इंग्लिश में इंटरस्टेलर क्लाउड बोलते हैं, इंटरस्टेलर
क्लाउड, ये पहली अवस्था होती है किसी भी तारे के जन्म की। जब इंटरस्टेलर क्लाउड तो देखिए इंटरस्टेलर जो क्लाउड है वो बन जाता है, अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, धूल और गैस के बादल होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, संघनित होते हैं। संघनित होते हैं तो उनमें आपस में घर्षण होता है, घर्षण से उत्पन्न होती है। इसके अलावा उनमें गति उत्पन्न होती है, गति करने से वे क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और धीरे से एक केंद्र में जाके क्या हो जाते हैं, वो सीमित हो जाते हैं। और एक केंद्रीय क्या होती है, धुरी का निर्माण होती है और उनमें क्या होती है, घर्षण कर ऊष्मा उत्पन्न होती है और आपस में जो कण है वो टकराते हैं और उनमें नाप की संलयन की क्रिया होती है। तो संघनित जो बादल होते हैं उनको बोलते हैं इंटर स्टेलर क्लाउड। इंटरस्टेलर क्लाउड के बाद जो सबसे दूसरी अवस्था होती है वो होती है प्रोटोस्टार तारा। जो छोटा सा बच्चा तारा होगा, एकदम नया तारा होगा, उसको बोलेंगे प्रोटो स्टार। नवजात तारे को क्या बोलेंगे, प्रोटो स्टार। ये बहुत ही तेजी से घूमते रहता है। प्रोटो स्टार तारे के बाद की दो स्थितियां होंगी, एक तो छोटे तारे बनेंगे या दूसरे बनेंगे बड़े तारे, है ना। तो जाइंट स्टार एंड ड्वार्फ स्टार। तो जाइंट स्टार अभी देखो जब नया बना तो इस सफेद या नीले कलर का होगा तारा, ठीक। जब जवान है तो वह क्या क्या होगा, सफेद या नीले कलर का होगा। फिर थोड़ा प्रौढ़ हो जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, है ना, नारंगी रंग का हो जाएगा। तो ये जो अवस्था होती है, इसके बाद ये नारंगी अवस्था के बाद तारा क्या होता है, लाल रंग का हो जाता है ना। जब वो वृद्धावस्था की ओर जाता है ना। और देखिए ये जो तारों का रंग है यह किस पर डिपेंड करता है, उनके तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। जितना तारा नया होगा उतना वो सफेद व नीला दिखाई देगा और तारा अपनी वृद्धावस्था की ओर कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। हमारा सूर्य अभी युवावस्था में है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, सफेद दिखता है। अब ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड जाइंट स्टार और इसको बोलते हैं क्या, रेड ड्वार्फ स्टार, ठीक। रेड जाइंट स्टार और रेड सुपर जाइंट स्टार, ये दो स्थितियां होंगी। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर यहां पर ये तारा जो है ना, यहां से अभी क्या है 1.44 ms, यानी 1.44 मास ऑफ सन। अभी 1.44 मास ऑफ सन क्या बोला है, ये आप बोलेंगे। तो ये 1.44 ms या मास ऑफ सन जो है ये दिया था एस चंद्रशेखर ने। इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये आपको पूछता है क्वेश्चन में कि 1. चंद्रशेखर सीमा कितनी है, तो 1.44 ms या 1.44 सूर्य द्रव्यमान, सौरिक द्रव्यमान भी कहते हैं। इसके कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि अगर कोई भी तारा हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.44% है, यानी गुना है ना, 1.44% ms है यानी गुना है ना, तो वह तारा क्या अपनी क्या वृद्धावस्था में कैसे अंत होगा उसका। तो देखिए इस अंत ऐसे होगा कि यहाँ पर क्या हो गया, आ, ये वृद्धावस्था के बाद है ना, ये तारा एक छोटे से विस्फोट के बाद है ना किसमें बदल जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ स्टार, ब्लैक ड्वार्फ स्टार, फिर व्हाइट ड्वार्फ स्टार। सफेद वामन तारा और काला वामन तारा ऐसे बदलेगा। तो सबसे पहली स्थिति जो होगी वो सफेद वामन तारे की होगी। पहले सफेद होगा फिर वो काला वामन तारे में बदल जाएगा अगर 1.44 ms है उस सूर्य का द्रव्यमान। अगर 1.44 ms से क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या होगा, तो वह अगर किसी सूर्य का द्रव्यमान 1.44 ms से ज्यादा है तो वो दो अवस्थाएं होंगी। अगर 3 से 5 गुना है तो महाविस्फोट होगा। एक क्या होगा, महा यहाँ पर ये जो स्थिति इसको बोलेंगे प्लैनेटरी नेबुला। यहाँ पर जो स्थिति होगी ना इसको बोलेंगे प्लैनेटरी नेबुला बोलेंगे, है ना। और यहाँ पर जो स्थिति होगा है ना, ये एक सुपरनोवा विस्फोट होगा। यहाँ पर अगर सूर्य का द्रव्यमान अगर 1.44 से ज्यादा है तो यहाँ पर सुपरनोवा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। और सुपरनोवा विस्फोट के बाद अगर सूर्य का द्रव्यमान 3 से 5 गुना है तो वह किस पे बदल जाएगा, आपके पल्सर स्टार या न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। पल्सर या
न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। अगर उसका द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 11 गुना है ना, 10 से 11 गुना है, तो वह बदल जाएगा ब्लैक होल में। किसमें बदल जाएगा? ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र में बदल जाएगा। ठीक, तो ये सूर्य जो तारों का जीवन चक्र है कुछ ऐसा चलता है ना। अगर सूर्य का द्रव्यमान 1.44 एमएस से कम है तो कैसा, वृद्धावस्था के बाद वो किसमें बदल जाएगा? एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार, देन आपके ब्लैक ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा। अगर सूर्य के द्रव्यमान 1.44 एमएस से ज्यादा है तो एक सुपरनोवा विस्फोट होगा। उस विस्फोट के बाद सूर्य दो स्थिति में पहुंच सकता है, या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या पल्सर स्टार। और ये पल्सर स्टार होता क्या है? अत्यधिक चमकीला और अत्यधिक तेज घूमने वाला तारा होता है। ठीक, बहुत तेजी से परिक्रमा करता है, इसीलिए आप सुनते हैं पल्सर जो बाइक है इसी पर ही आधारित है, बहुत तेज, बहुत चमकीला, है ना। और सुपरनोवा विस्फोट के अगर बाद 10 से 12 गुना हुआ तो ब्लैक होल में बदल जाएगा। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत या आपके चंद्रशेखर सीमा जो है तो किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने दी थी, है ना। इसके लिए उनको भौतिकी का नोबेल भी मिला हुआ है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, एस चंद्रशेखर को भौतिकी का नोबेल मिला है। और ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि वो कहाँ के थे? यहाँ भारतीय मूल के थे लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। ठीक, तो आपको भूलना नहीं है। ठीक, अब हम रोटेशन और रिवॉल्यूशन पे डिफरेंस पर पढ़ते हैं। अगर कोई चीज अपने आप अपने खुद के चक्कर लगा लेती है, ऐसा एक बार घूम गया, ऐसे रोटेट कर गया, है ना, तो क्या कहलाएगा? परिभ्रमण कहलाएगा, रिवॉल्यूशन कहलाएगा। यानी खुद का चक्कर लगाना, परिभ्रमण। ठीक, जैसे गोल गोल रानी होता है ना, आप गोल गोल घूमते हैं तो ये परिभ्रमण हुआ। लेकिन अगर आप किसी चीज का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं, जैसे अग्नि को साक्षी मानकर लोग 7 फेरे लेते हैं, तो ये क्या हुआ? परिक्रमण हुआ। क्या हुआ? इंग्लिश में रोटेशन हुआ। तो हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह भी क्या सूर्य का चक्कर लगाते हैं और खुद में रोटेट भी करते हैं। ये हम आगे देखेंगे जैसे फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक, तो आज की क्लास बहुत छोटी है, कल हम आगे पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि विभिन्न तारे हैं, उनकी जो खासियत है या जहां से जहाँ क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बताऊं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अपन कल मिलते हैं इसी समय पर 6:30 to 7:15 का। ठीक, तब तक पढ़ते रहिए।